कर दिया। सरल आवर्त गति में किसका बच्चों? पहले गतिज ऊर्जा का में गतिज ऊर्जा का किसका है? गतिज ऊर्जा का व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लें, पूरा याद कर लें क्योंकि 3 नंबर में आना ही है इसको, है ना। पहले तो आप गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण उसकी ऊर्जा को, अच्छा ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अपन किसकी ऊर्जा निकाल रहे सबसे पहले? अब लिखो, हम जानते हैं, पहले से लिखो, हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति की विस्थापन कैसा है। हम जानते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति के किसका बच्चों? सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण, के विस्थापन का समीकरण। क्या समीकरण है सरल आवर्त गति के विस्थापन का? कि y बराबर a और ये क्या साइन ओमेगा टी। इसको समीकरण नंबर, जहां a क्या है इसका आयाम, a क्या है? आयाम किसे कहते हैं? आयाम किसे कहते हैं? किसी भी तरंग का मूल बिंदु से एक और अधिकतम विस्थापन। जैसे इसे मैंने पढ़ाया था, ये इधर गया इधर गया, ये इसका मूल बिंदु, तो इसका एक और अधिकतम है ना, इसको क्या कहते हैं? आयाम। ये तो जैसे कोई भी आदमी है, ये इधर W और इधर W मतलब वाइफ और M मतलब मदर। बेचारा ये इधर जाता तो मदर उस टाइम हो जाए और इधर आता तो W उस टाइम हो जाए। तो आदमी दोनों के बीच में दोलन करते रहता है। और ये दोनों तरफ का क्या है? सही है कि नहीं? सरल सी चीज है, वो कितना बढ़िया समझ में आ रहा है, समझ आएगा। ये तो कभी बोल नहीं सकते हम तो आयाम। और ये ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। क्या है ये? टी समय है ना। और ये भाई क्या है? विस्थापन। अब आगे वेग, तो लिखेंगे सरल आवर्त गति में वेग। वेग कितना होगा? v बराबर किसे कहते हैं? मैंने बहुत सारे लड़कों को कल प्रैक्टिकल परीक्षा में पूछा था। वेग किसे कहते हैं? विस्थापन की दर को वेग इसको कहते हैं विस्थापन की दर। तो यार d भाई बटा dt लिखते, क्यों? विस्थापन की दर को वेग कहते हैं ना, तो dy बटा। अब किसका मान रखें? y का रखें, तो यहाँ लिख देंगे v बराबर d बटा dt। और y का मान कितना है? a sin ओमेगा, है ना, समझ में आ रहा है? अब a sin ओमेगा टी का समाकलन करेंगे तो देखो कितना जाएगा, a तो बाहर आ जाएगा और d बटा dt और आगे की लेते sin ओमेगा टी। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? sin ओमेगा। अब sin ओमेगा टी का समाकलन करते तो a sin का कितना आता है? cos ओमेगा टी इंटू कितना? ओमेगा। ये sin का कितना हो गया? जैसे यहाँ d बाई डी एक्स और sin x लिखा है, तो sin x का कितना होता है बच्चों? cos x। पर इसके साथ जो कांस्टेंट होता है वो फिर इसके बाद आ जाएगा। जैसे a है तो a आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ तक अपन हल कर लिया, तो अपने पास कितना आ गया? v बराबर a ओमेगा और कितना गया? cos ओमेगा आया। सबको समझ में आ रहा है? आप देखो v बराबर यहाँ लिखा मैंने a ओमेगा, इसको अंडर रूट आप कितना लिखो? cos स्क्वायर ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो वापस cos बन जाएगा।
फिर cos थीटा को अपन क्या लिख देंगे, v बराबर a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा। आया है सबको? अब अपन यहाँ समीकरण 1 को देखो। अगर मैं लोग इसमें से साइन ओमेगा टी का मान निकालूं तो कितना आएगा, y बटे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। देखो समीकरण 1 से अगर अपन साइन ओमेगा टी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y बटा यहाँ से है ना, बटे में चला जाएगा। अब इस मान को अपन यहाँ रख देंगे तो v बराबर कितना है, v बराबर 1 ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y बटा a का होल स्क्वायर। ये है बढ़िया। अब क्या करोगे, होल स्क्वायर को खोलोगे तो कितना आ जाएगा, v बराबर a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर बटे, तो v बराबर a ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा a। तो ये a से a कट जाएगा तो v बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अरे ठीक है ना। अब लिखो सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा, सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा। बोलो, सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा। आपको मालूम है ना गतिज ऊर्जा कैसी होती है। गतिज ऊर्जा को अपन कैसे लिखते हैं, के काइनेटिक एनर्जी ऑफ हार्मोनिक मोशन बराबर कितना होता है, 1/2 mv स्क्वायर। सबको समझ में आता है? अपन ने सिद्ध भी करा इसको, गतिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कर रखा है। अब बराबर, तो यहाँ फिर वापस बराबर 1/2 mv। ऐसा कैसे बताओ, v का मान कितना है? हाँ, यहाँ पूरा मान रखेंगे। देखो ओमेगा फिर बोलेंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस और पूरे का ये बराबर कितना, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। कोष्ठक में कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस, और ये किसका व्यंजक आ गया बच्चों, सरल आवर्त गति करते हुए कण के गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। यही सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। हो गया, सबको बढ़िया समझ में आ गया, नहीं आया? अब अगला सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? ठीक है ना। अब आपको ये तो समझ में आ गया गतिज ऊर्जा ये हो गई। आगे देखेंगे, लिखो हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण उसके किसके समानुपाती होता है बच्चों, विस्थापन के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ बने अल्फा समानुपाती y लिखा या अल्फा बराबर, आगे हम करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर y। इधर देखो कितना जाएगा, अल्फा बराबर अल्फा समानुपाती y। यहाँ अल्फा बराबर कितना लिखा, माइनस, क्योंकि ये विस्थापन जो है इसकी हमेशा विपरीत दिशा में होता है। प्रत्यानयन बल किसकी ओर लाता है, उसको अपने मूल बिंदु की ओर लाने का प्रयास करता है। ठीक है ना। अब आगे लिखेंगे तब न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से एक बराबर कितना होता है, ए में ए क्या था, त्वरण था।
ए त्वरण है, तो यहाँ ये त्वरण अल्फा मान रखा, तो बराबर कितना जाएगा एम अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा का मान रख देंगे तो एम बराबर कितना क्या बच्चों माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब देखो आपको मैंने स्थितिज ऊर्जा पढ़ाया था, स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, जैसे ये सरल लोलक है, ये यहाँ स्थित है, कितनी दूरी पर अंत दूरी मान, कितनी दूरी माना डी वाई, कितनी मानी, ठीक है ना। और स्थितिज ऊर्जा कहते हैं किसे, जैसे मेरे हाथ चौक है, मैंने यहाँ रखी, तो इसमें पृथ्वी से लेकर यहाँ तक लाने में जो कार्य किया वो इसकी स्थितिज ऊर्जा है। इसको फिर ऊपर ले गए तो वहां ले जाने में जितनी ऊर्जा अपना कार्य किया वो इसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो वास्तव में स्थितिज ऊर्जा को यदि परिभाषित करते हैं तो किसी कण की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन चढ़ गए अपन छत के ऊपर, तो अपन इतना वर्क किया तब ऊपर आए, एक पत्थर नीचे पड़ा जमीन पर, उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य है। उसी को उठाकर अपन कहीं पहाड़ पर ले जाकर रखते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, उसकी ऊंचाई है एम जी और फिर क्या लगाते हैं एच। एच क्या होता है उसमें हाइट, जी तो गुरुत्वीकरण है, एम क्या उसका द्रव्यमान, समझ में आ रहा ना। हमने इसको क्या किया, यहां से विस्थापित किया, कितना किया है डी भाई, क्या किया, और विस्थापित करने में क्या करना कार्य लिखे, माना वस्तु को कितनी दूरी तक डी भाई दूरी तक विस्थापित करने में किया गया था, विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना बच्चों डी डब्ल्यू कितना है। तो बच्चों कार्य बराबर कितना होता है, डी डब्ल्यू बराबर कितना होता है एफ इंटू डी भाई, कार्य बराबर बल गुणित, तो पहले डी भाई कितना होगा। अब डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान तुम्हारे पास है कितना है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर भाई और डी, ठीक है। अरे समझ में आ रहा। अब क्या है, अब देखिए और आगे समझिए, आगे समझना, मिटा दो इसको। अब मान लीजिए अपना ये जो है ये मूल बिंदु है और इसको अपन यहाँ पे करेंगे, कुल विस्थापन कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे कि वस्तु को कहां से मूल बिंदु से y दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, बोलो कितना आएगा, W बराबर कहां से स्टार्ट हुए, जीरो से कहां जाके रुके, समाकलन करेंगे। अरे भाई ये दो चीजें हैं, ये तो सिग्मा, सिग्मा अंक गणित की संख्याओं को जोड़ने का काम आता है, और समाकलन छोटी छोटी चीजें, संकलन की क्रिया मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को जोड़ना, जैसे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर जाते जा रहे हैं, तो जहां पर बहुत छोटी छोटी राशियों को जोड़ना होता है वहां क्या करते हैं समाकलन। और यहाँ गणितों की संख्या जैसे 1 से लेकर 5 तक का सिग्मा x लिख दिया, सिग्मा x मतलब जहां 1 बराबर n से लेकर कहां तक 5 तक, तो आपको कुछ नहीं, आप इसे कर दो कि सही तो ऐसी संख्या है, जोड़ेंगे तो 15 से कितना रहेगा, 5 और 5 10 और 15 रहेगा, तो ध्यान करें 15 रहेगा, ये सिग्मा ऐसा। और अगर अपन ऐसा लिखा मतलब यहाँ बहुत छोटे छोटे पार्ट से, और समाकलन को हिंदी में संकलन की क्रिया को समाकलन, क्या बोलते हैं संकलन की क्रिया को समाकलन। तो ये समाकलन करेंगे, किसका करेंगे dw का, तो w बराबर कितना है, देखो यहाँ पे dw का मान रखें 0 से कहां तक है y तक, माइनस m ओमेगा स्क्वायर फिर कितना और फिर कितना ठीक, तो कितना आ जाएगा ओमेगा बराबर w बराबर माइनस
एम ओमेगा से बाहर आ जाएगा स्क्वायर, अंदर बचेगा वाई की घात 1 + 1 अपान, ये सूत्र है एक मालूम आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x की घात n dx बराबर कितना n + 1 अपान, ये सूत्र है इसका। देखो यहाँ y की घात एक तो 1 धन 1 बटा तो कितना, और इसका यहाँ कितना है 0 से y तक, कहाँ से कहाँ तक चलेंगे 0 से, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा w बराबर माइनस m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर पर कितना है बच्चों, और इसकी लिमिट y से 0 तक, जैसे लिमिट नहीं भी लगाओगे तो क्या है, लिमिट लिखो ही मत, छोड़ दो लिमिट को, कंफ्यूजन नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं, ठीक है ठीक है। अब कितना गया ओमेगा बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, ये रेट का अगर परिणामी ले लेंगे तो कार्य का कितना रहेगा, तो माइनस से खत्म हो जाएगा, उस कंडीशन में w बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे परिणामी ले लेंगे, है ना। अब क्या होगा इसके बाद यही कार्य इसकी सरल आवर्त गति की कौन सी ऊर्जा कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, अर्थात इसको W बराबर U बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर टू, यही स्थितिज ऊर्जा का बताओ, है सरल कि नहीं, कोई ज्यादा कठिन नहीं। अगला इसका लाभ 1 + 1, ये जो n + 1 अपान n + 1 देखिए n है ना, इसकी घात यहाँ 1 है, तो 1 धन 1 और बटे में भी कितना आएगा, ठीक है ना, हो गया। अब अगला वो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हाँ अगला क्वेश्चन करेंगे, निकाल दे सर। देखो दो प्रकार की तरंगें होती है, एक तो होती है प्रगामी, क्या बोला हमने, और दूसरी होती है अप्रगामी। इन दोनों में हमको क्या लिखना है, तो प्रश्न क्या है, प्रगामी और अप्रगामी तरंग में अंतर लिखो, प्रगामी और अप्रगामी तरंग में अंतर लिखो, प्रश्न लिखना। क्या लिखा बच्चों, जैसे एक डोरी पकड़ने पर, है ना, रस्सी पकड़ के उसको जोर से इसे हिला तो उसमें जो तरंगें आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, उन तरंगों को कौन सी तरंगें बोलते हैं, आज गाँव में जा सकते हैं, एक प्रैक्टिस करना, तो ऐसी डोरी लेना पड़े और उसको ऐसे जोर से यूं हिलाना, तो उसमें ऐसे सांप जैसे बनते जाएंगे, उन तरंगों को कौन सी तरंगें बोलते हैं, ये तो भी प्रकार, उनका एक सिरा मुख पे रहता है और एक सिरा वर्क करता है, परंतु ऐसे अपन दो धागे लेते हैं, धागा ले ले इसे जोर से टाइट बांध दो, बांध के देखना और इस धागे को जोर से पकड़ करके छोड़ना, तो ये तरंग यहाँ से चलेगी और एक तरंग इधर से टकरा के वापस आएगी। जब दो क्लोज सिरों के बीच में तरंग बनती है तो उसे अप्रगामी तरंग, और एक सिरा से जो तरंग बनती है उसे कौन सी तरंग कहते हैं, प्रगामी, ठीक है। तो लिखेंगे प्रगामी तरंग में लिखेंगे यह तरंग नंबर 1, यह तरंग माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है।
इसमें क्या लिखूं, इसमें लिखूं यह तरंग दो सिरों, दो बंद सिरों के बीच, दो परिसीमाओं के बीच कणों के कंपन के कारण, कणों के कंपन के कारण बनती है। ठीक है ना, ये दो परिसीमाओं के बीच कणों के कंपन के कारण बनती है और यह तरंग माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। देखो, इन तरंगों में ऊर्जा का संचरण होता है, इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचार होता है। इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे, संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, इसमें क्या, इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता। तीसरा नंबर, थर्ड, इन तरंगों में किसी भी समय, इन तरंगों में किसी भी समय, इन तरंगों में किसी भी समय माध्यम के सभी कण अपनी मूल स्थिति से होकर नहीं गुजरते, अपनी मूल स्थिति से नहीं होकर गुजरते। और इन तरंगों में माध्यम के सभी कण, इन तरंगों में माध्यम के सभी कण अपनी मूल स्थिति से होकर गुजरते, अपनी मूल स्थिति से होकर गुजरते हैं। मूल स्थिति से होकर गुजरते हैं। अब चौथा और लास्ट, देखिए चौथा क्या लिखूं, ये तरंगे स्रोत द्वारा उत्पन्न होती, ये तरंगे स्रोत द्वारा उत्पन्न होती है। और इसमें क्या लिखेंगे, ये तरंगे दो तरंगों के अध्यारोपण द्वारा, दो तरंगों के अध्यारोपण द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आज आपका पूरा यूनिट हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, कल से फर्स्ट यूनिट, ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन कल से अपन ऑब्जेक्टिव कराएंगे और उसके प्रश्न कराएंगे। उसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो कल आप तैयारी से आए फर्स्ट यूनिट के लिए, अपन फर्स्ट यूनिट को करेंगे।